आज के मैच में बेसिकली इंडिया ने जिस तरीके का गेम दिखाया है, उसको देखकर एक बात लग रही है कि भाई अगले मैच में इन लोगों को और भी ज़्यादा ग्रुप बनाकर खेलना पड़ेगा, वरना ऐसे तो ये लोग मैच हार जाएँगे। कैचेज़ विन मैचेज़ वाली जो परिभाषा की हम लोग बात करते हैं कि नहीं यार जो कैचेज़ होते हैं वही मैच जिताते हैं, वो आज के मैच में बिल्कुल सिद्ध होती हुई दिखाई दे रही थी। शमी शमी ने कमबैक पर बहुत अच्छी बॉलिंग करी है यार, मतलब आईसीसी इवेंट्स में अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उसके 60 विकेट हो चुके हैं। और आईसीसी इवेंट्स का बंदा इतना ज़्यादा फैन बन चुका है कि वो आईसीसी टू आईसीसी इवेंट में ही खेल रहा है। 50 ओवर के वर्ल्ड कप के बाद में मोहम्मद शामी ने जो पूरा एक दौर बिताया है रिकवरी का, उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी में आके सीधे जसप्रीत बुमराह की कमी को पूरा कर दिया। और देखो एक बड़ा खिलाड़ी वही होता है जो कि मौके पर काम आए, और मोहम्मद शामी ने वही चीज़ बताई है कि भाई ऐसा है कि समय है तो हम बिल्कुल सही तरीके से यहाँ पर आपको खेल के दिखाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन एक बात देखनी पड़ेगी कि टीम इंडिया ने जिस तरीके की आज परफॉर्मेंस दी है, उस परफॉर्मेंस को देखने के बाद ये बात है कि जो हमारे जो डार्क कॉर्नर्स है ना हमारी टीम में, कि भाई नहीं इसके ऊपर नज़र रखनी है, इसके ऊपर नज़र रखनी है, वो ध्यान देने वाली बातें वाकई में हैं। चाहे आप बॉलिंग की बात कर लो, आप फील्डिंग की बात कर लो, या फिर आप बैटिंग की बात कर लो, जो कि हमारी पावर मानी जाती है। रोहित शर्मा अभी भी उसी इंटेंट से खेल रहे हैं। शुभमन गिल ने आज बिल्कुल कंप्लीटली डिफरेंट अप्रोच दिखाया। कोहली अभी भी इस बात को सर्च कर रहे हैं कि भाई क्या वाकई में मुझे ही किंग कहा जाता था। और उसके बाद तो फिर लिस्ट काफ़ी लंबी है, लेकिन आज केएल राहुल ने भी जो उसको फ़ायदा मिला है उसका पूरा पूरा फ़ायदा उठाया, और बंदे ने वाकई में बताया कि भाई क्यों वो टीम में ज़रूरी है। और एक पॉइंट तो ऐसा भी था जब शुभमन गिल इस बात को लेकर डर रहा था कि मेरा विकेट छोड़ो, केएल राहुल का विकेट नहीं गिरना चाहिए, क्योंकि केएल राहुल का विकेट गिरा तो अगला बैट्समैन आएगा वो हार्दिक पांड्या, और हार्दिक पांड्या खेलने के लिए आएगा तो फिर वो किस तरीके से मतलब सेंचुरी छीनता है ये तो हम सब जानते ही हैं। लेकिन देखिए बांग्लादेश से टीम इंडिया ने जीत कर एक चीज़ बहुत सर्टेन कर दी है कि अगला मैच जो कि 23 तारीख को हमारा पाकिस्तान के साथ होने वाला है, उस मैच को लेकर बहुत हद तक अब जो प्रेशर सिचुएशन जो बनी हुई थी वो काफ़ी हद तक अब कम हो जाएगी, क्योंकि अब टीम जो है एक मैच जीत चुकी है तो उनके भी सिर पर थोड़ा कम प्रेशर रहेगा। बट ऐसा नहीं है कि आप वो मैच मतलब अच्छे से ना खेलें, वो वाले फंडा नहीं है। आपको अपना 100% तो देना ही पड़ेगा। चलिए एक एक करके जरा बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आज इंडिया की बॉलिंग की। देखो इंडिया ने आज बॉलिंग अच्छी करी है। 35 रन के ऊपर 5 विकेट गिर गए थे और तब तक ही इंडिया ने अच्छी बॉलिंग करी। मोहम्मद शामी ने एक बहुत ही शानदार कमबैक किया है, और कहीं ना कहीं आप उस बंदे को पूरा क्रेडिट दे सकते हो, क्योंकि जिस तरह से उसने फिटनेस के ऊपर काम किया है, जिस तरह की एक डेडिकेशन की हम बात करते हैं ना कि नहीं यार बंदा बिल्कुल कसम खा के बैठा था कि नहीं टीम में तो वापस मेरे को जाना है, जबकि लोगों ने तो उम्र का भी हवाला देना शुरू कर दिया था कि नहीं यार अब तो एज हो गई है, अब क्या करना, और ऐसा वैसा 15 तरह की बातें होना शुरू हो गई थी। लेकिन उन सबका मोहम्मद शामी के ऊपर कोई बहुत बुरा असर पड़ा नहीं, और बंदे ने बहुत शानदार कमबैक किया है। हाँ, एक बात ज़रूर है कि मोहम्मद शामी ने जो सपोर्ट मेरे हिसाब से एक्सपेक्ट किया था, वो सपोर्ट शायद बंदे को आज मिल नहीं पाया, नहीं तो आज के मैच में कुछ और सूरत हाल भी हो सकते थे। और सपोर्ट की बात मैं यहाँ पर बॉलिंग यूनिट से नहीं कर रहा हूँ, सपोर्ट से मेरा मतलब यहाँ पर फील्डिंग यूनिट से। जिस तरह के कैचेस ड्रॉप हुए, जिस तरह की फील्डिंग में हम लोगों ने चांसेस मिस किए, और उसका ही असर था कि हमको फिर बॉलिंग में देखने के लिए मिला। और क्योंकि देखो एक बॉलर जो होता है वो बहुत मुश्किल से एक बैट्समैन को सेट करता है, एंड जब एक बैट्समैन सेट हो जाता है उसके बाद में अगर आप उस सिचुएशन को क्रिएट कर दो कि नहीं यार चलो ठीक है इसका कैच छूट गया है, तो बॉलर जो है ना यार उसका पूरा कॉन्फिडेंस गिर जाता है। और यहाँ पर मैच में बार बार वो चीज़ हो रही थी। जब एक बार कॉन्फिडेंस गिरना शुरू होता है टीम का, मनोबल गिरना शुरू होता है टीम का, तो उसके बाद उसको अपलिफ्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। हालांकि ये टीम इंडिया का बांग्लादेश के साथ में मैच था, तो बांग्लादेश को तो वैसे भी हम लोग मतलब क्या ही बोलें, बेचारे मतलब अपने आप में ही इतना परेशान देश है ये कि वहाँ पर रहने वाली माइनॉरिटीज़ को ही परेशान करने से बिल्कुल चूकता नहीं है। तो यहाँ पर इन लोगों को तो खैर इस तरीके से हारना ही था। ये इस तरीके से नहीं हारते तो ज़्यादा दिक्कत हो जाती, इससे ही बल्कि बुरे तरीके से इनको हारना चाहिए था। लेकिन एक बात माननी पड़ेगी, इंडिया ने जब इनके 5 विकेट गिरा दिए थे उसके बाद इन्होंने कमबैक बहुत अच्छा किया, एक बढ़िया कमबैक किया, और यही नतीजा था कि इंडिया को एक ऐसा टोटल मिल सका जिस टोटल के सामने बांग्लादेश ये बोल सके कि चलो ठीक है एक फाइट तो दे ही सकते हैं। क्योंकि देखो मानो या ना मानो पर बांग्लादेश का जो स्पिन बॉलिंग अटैक है वो काफ़ी शानदार माना जाता है। एंड दुबई हो गया, मतलब एशियन सब कॉन्टिनेंट की जो पिचेस हैं, यहाँ पर आप दुबई, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, इंडिया इन सबको गिन सकते हो। इन पिचेस पर बांग्लादेश के जो बॉलर्स होते हैं वो काफ़ी इफेक्टिव होते हैं। यहाँ पर इंडिया की भी एक समय पर हलक में आ गई थी जब विराट कोहली और श्रेयस अय्यर भी आउट होकर अंदर चले गए थे। हालांकि उसके बाद केएल राहुल ने मैच को संभाला, अक्षर पटेल भी आउट हो गए थे, तो वो एक जल्दी जल्दी में 3 विकेट गिरे थे। तो उसके बाद केएल राहुल ने हालांकि मैच को संभाला, बट स्टिल
एक बार को इन लोगों ने अपनी बॉलिंग से फंसा दिया था। तो बांग्लादेश ने एक अच्छी खासी कमबैक करी। मैं कहूँगा कि 35 पे जब 5 विकेट आपके गिर जाते हैं, तब उम्मीद यही की जाती है कि भाई आपका जो मैच है ये तो गया, आप 100 रन बना लो तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन अगर बांग्लादेश वहाँ पर एक ठीक ठाक इनिंग क्रिएट कर रही है, एक बढ़िया इनिंग क्रिएट कर रही है और एक 200 प्लस का स्कोर खड़ा कर रही है, तो आपको कहीं ना कहीं क्रेडिट उनको देना ही पड़ेगा कि नहीं यार, इनने एक अच्छा बैटिंग परफॉर्मेंस दिया था। एक बार जरा इनकी बैटिंग स्कोर कार्ड की तरफ देखते हैं, तो यहाँ पे आप देखो तंजीन हसन ने ऊपर 25 बॉल में 25 रन बनाकर एक ओके ओके कंट्रीब्यूशन दिया। लेकिन यहाँ पर जो ये 3 विकेट गिरे थे, सौम्य सरकार का गिर गया, शांतो का गिर गया और फिर मेहंदी हसन मिराज का गिर गया। ये 3 विकेट और उसके बाद ये मुशफिक और रहीम पहली बॉल पर जो आउट हो गया। इन लोगों के जब ये विकेट तड़ातड़ गिरे तो उसके बाद टीम बहुत ज़्यादा मुश्किल में आ गई थी। आप यहाँ देखो फॉलो ऑफ विकेट्स, 35 रन पर 4 विकेट के बाद में 35 रन पर 5वां विकेट गिर चुका था। लेकिन उसी के बाद में एक बहुत बढ़िया पार्टनरशिप हुई, करीब 154 रन की पार्टनरशिप हुई यहाँ पर तौहीद हृदय और जाकिर अली, इन दो के बीच में 150 रनों के लगभग की पार्टनरशिप हुई। एंड दिस पार्टनरशिप वाज द डिसाइसिव वन, जिसने कि मैच में एक थोड़ा बहुत कॉम्पिटिटिवनेस ला दी, वरना बांग्लादेश के हाथ से ये मैच इनकी ही इनिंग में निकल जाता। हालांकि इस पूरे पार्टनरशिप के दौरान कई सारे कैचेस छूटे, जिसमें कि एक सबसे शानदार कैच जो छूटा है वो तो रोहित शर्मा ने ही छोड़ा। रोहित शर्मा ने जब उस कैच को छोड़ा था तब अक्षर पटेल जो थे अपने मतलब हैट्रिक बॉल के ऊपर था, तो बंदे को दुख भी उसी लेवल का हुआ। और देखो क्या होता है ना यार, कि हैट्रिक एक ऐसी चीज़ होती है जो कि इंसान की ज़िंदगी में बार बार नहीं आती। और आईसीसी इवेंट्स में अभी तक मेरे हिसाब से इंडिया की तरफ से किसी ने हैट्रिक ली भी नहीं है। तो अक्षर पटेल के पास में वाकई में एक मौका था कि वो हिस्ट्री में अपना नाम लिखवा सकते थे। और ऐसा भी नहीं था कि कैच बहुत ज़्यादा टफ था, एक स्ट्रेट फॉरवर्ड कैच आया था जिसको कि रोहित शर्मा ने छोड़ दी। बट दिस इज़ द क्रिकेट, होता है यहाँ पर भैया, इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं, कभी आपके हाथ में बॉल लगती है, कभी नहीं लगती। तो लेकिन हाँ, अक्षर पटेल के हाथ से एक बहुत बड़ा मौका मिस हो गया, ये बात हमको माननी पड़ेगी। तो ऐसे करके तौहीद हृदय की सेंचुरी के ऊपर बैठकर बांग्लादेश ने एक बढ़िया टोटल पोस्ट कर दिया था। मतलब एक कॉम्पिटिटिव स्कोर पोस्ट कर दिया था, ये कह सकते हैं कि भाई ठीक है चलो एक फाइट तो हम दे पाएंगे। लेकिन यहाँ पर इंडिया की जो बॉलिंग हुई थी, इंडिया की बॉलिंग यहाँ पर बहुत शानदार थी। शामी ने यहाँ पर 5 विकेट निकाले। अभी और बात करेंगे मोहम्मद शामी के बारे में, किस तरीके की क्या स्ट्रगल रही है बंदे की और किस तरीके से क्या पूरा कमबैक हुआ है। इसके अलावा हर्षित राणा ने भी 3 विकेट निकाले। ये बंदा भी कंटिन्यूस परफॉर्मेंस दे रहा है, ऐसा नहीं है कि परफॉर्मेंस के मामले में कहीं पर भूल चूक हो रही है। अक्षर पटेल ने भी 2 विकेट निकाले। इसके अलावा पांड्या, जडेजा और कुलदीप यादव ने बॉलिंग करी, इनको विकेट्स नहीं मिले, लेकिन बॉलिंग बहुत किफ़ायती करी इनने भी। अच्छा, इंडिया की जब बैटिंग आई तो रोहित शर्मा ने अपना वही गेम प्लान जो उनका ओडीआईज में है, इंटेंट वाला, वो जारी रखा है। 36 बॉल्स में बंदे ने 41 रन बनाए। इसके अलावा विराट कोहली जब बैटिंग करने के लिए आए तो विराट कोहली आज थोड़े से दबे दबे से खेल रहे थे, और ये आपको उनके स्ट्राइक रेट को भी देख के पता चलेगा, जो कि आप यहाँ देख सकते हो 57.89 का यहाँ पर स्ट्राइक रेट था बंदे का। श्रेयस अय्यर ने थोड़ा सा इंटेंट दिखाया, बट मुझे ऐसा लगता है रश ऑफ ब्लड के चक्कर में वो आउट हो गए। अक्षर पटेल मिड विकेट के ऊपर से मारने के लिए जा रहे थे, बॉल सीधी खड़ी हो गई, बट केएल राहुल ने फिर वहाँ पर थोड़ा मोर्चा संभाला कि नहीं भाई, खड़े रहकर थोड़ी खेलने की ज़रूरत है। और बंदे ने एक ऐसी इनिंग खेली जो कि शायद उस मूवमेंट पर अगर नहीं आती तो इंडिया की स्थिति थोड़ी और गंभीर हो सकती थी। क्यों? क्योंकि इंडिया के विकेट्स भी जो थे वो 144 के ऊपर 4 विकेट गिर चुके थे, और तब इंडिया को जीतने के लिए 80 रन और चाहिए थे। मतलब एक आध 2 विकेट और आते तो इंडियन टीम भी पूरी तरीके से प्रेशर में आ जाती। यहाँ पर अगर हम इनकी बॉलिंग देखें तो देखो, मुस्तफिजुर रहमान को इन लोगों ने बिल्कुल टारगेट किया। तंजीर हकम साकिब को भी इन लोगों ने टारगेट किया। मतलब इन दोनों को ही इन्होंने मिडिल ओवर्स में अच्छा खासा टारगेट किया था, और इसीलिए इनके ऊपर रन्स भी इतने बन गए। अब यहाँ पर स्ट्रैटेजी इंडिया की यही काम कर गई कि इंडिया ने टाइम लिया। टारगेट जब आपके सामने रहता है तब आपके साथ सबसे बड़ा फायदा यही रहता है कि आप अपने टारगेट को, आपको किस हिसाब से अचीव करना है, किस हिसाब से आपको अपनी गेम को आगे बढ़ाना है, आप इस चीज़ को डिसाइड कर सकते हो। इंडिया की यहाँ पर यही चीज़ सबसे बेस्ट हुई कि उन लोगों ने इस चीज़ को समझा कि आखिर हम लोगों को इस चीज़ को कैसे आगे लेकर जाना है। क्योंकि ऐसा नहीं था कि इंडिया के साथ प्रॉब्लम्स नहीं हो रही थी, इंडिया के भी विकेट्स लगातार गिर रहे थे, एंड उन सब के बीच में फिर इंडिया ने जिस तरीके की कमबैक करी वो बहुत अच्छा था। क्योंकि आप शुभमन गिल का गेम भी देख लो, शुभमन गिल की जो अधिकतर सेंचुरीज आती हैं वो 100 के स्ट्राइक रेट से ऊपर से ही आती हैं। लेकिन इस मैच में जो सिचुएशन बन रही थी, उस सिचुएशन में अपने गेम को बदलना शुभमन गिल के लिए बहुत ज़रूरी हो गया था। और यही कारण है कि बंदे ने अपने नेचर के खिलाफ जाकर थोड़ा स्लो गेम दिखाया और टीम को एक ऐसी पोजीशन में पहुंचाने में मदद करी जहां से कि वो इस ट्रॉफी में एटलीस्ट अभी के लिए थोड़ा सा तो आगे हो चुकी हैं। क्योंकि देखो अभी क्या है ना, टूर्नामेंट का बहुत अर्ली स्टेज है। अर्ली स्टेज में अगर आप मैचेस हार जाते हो तो फिर दिक्कत है। क्योंकि देखो ग्रुप स्टेज में मैच कितने होने, 3 होने, 3 में से अगर आप एक मैच पहला ही हार जाओ तो आपके ऊपर एक ऑटोमेटिकली प्रेशर आ जाता है कि नहीं यार, अगले 2 मैच तो हमको कैसे भी करके अब जीतने ही है।
तो ये सिचुएशन इंडिया के साथ नहीं बनी, ये सबसे अच्छी बात है, क्योंकि जब शुरुआत का मैच आप हार जाते हो तो बहुत हद तक पॉसिबिलिटी बन जाती है कि फिर आने वाले दिनों में आपके साथ दिक्कत होगी। ये पॉइंट्स टेबल है, अभी तक ग्रुप ए का ग्रुप बी का कोई मैच हुआ ही नहीं है, ग्रुप ए के ही मैच हो रहे हैं। तो ग्रुप ए के मैचेस की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे आप देखो न्यूजीलैंड जो कि इनका बहुत डोमिनेटिंग विन रही थी इनकी पाकिस्तान के खिलाफ, तो उनके यहाँ पर प्लस 1.2 पॉइंट्स हो चुके हैं। इंडिया ने आज का मैच जीता है तो इनके भी पॉजिटिव में ही है 0.4, बांग्लादेश के नेगेटिव में है 0.4 और पाकिस्तान के हैं नेगेटिव में 1.2। पाकिस्तान की तो हालत बहुत खराब है, क्योंकि उनको अब सिर्फ जीतना नहीं है, उनको बल्कि कन्विंसिंगली जीतना पड़ेगा, क्योंकि अगर कहीं पर पॉइंट्स टैली हुए तो फिर नेट रन रेट वहां पर गेम प्ले करता है कि भाई आखिर किस तरीके से कौन सी टीम को अंदर और बाहर किया जाएगा। तो इन सब चीज़ों में अब पाकिस्तान कहीं ना कहीं फंसता हुआ नजर आ रहा है। इंडिया की कंडीशन तो यहाँ पर बेहतर है, बाकी देखना पड़ेगा अभी किस तरीके से होता है। कल साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान का ही मैच है, तो वो मैच भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है जितने की उम्मीद लगाई जा रही है।